गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको वेरिएशन मेथड पढ़ा रही हूँ। वेरिएशन मेथड में हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ लिया था। अब हम इसके अंदर हीलियम एटम की प्रॉब्लम भी करेंगे। तो हीलियम एटम के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें if we assume that 2 1s electrons move independently in the field of nucleus and if we neglect their mutual repulsion, the wave function can be written as in this manner. This is the manner in which the wave function of an helium atom can be written. Here R1 and R2 are the coordinates of 2 electrons and here we have considered origin to be at the nucleus. Nucleus पर origin है और R1 R2 हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमारे को पता है Z जो है न्यूक्लियर चार्ज है जो हीलियम के केस में 2 होता है। तो electrons, the interaction of the electrons will result in their being held a little more loosely by the nucleus. अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होने के कारण क्या होता है कि वो न्यूक्लियस से दोनों ही लूजली बाउंड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसमें वो न्यूक्लियस से जो बाउंडेशन है उनका वो लूज हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम वेरिएशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हम इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेरिएशन मेथड में हम एक ट्रायल फंक्शन चूज करते हैं। तो यहाँ भी हम एक ट्रायल फंक्शन चूज करेंगे। तो सपोज करो हमने ये जो इक्वेशन 1 में जो दिखाया है ये ट्रायल फंक्शन मैंने चूज कर लिया। अब इसमें आपको इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आपको ध्यान है कि ट्रायल फंक्शन को हम चूज करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसको जो उसके अंदर वेरिएशनल पैरामीटर है उसकी हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालते हैं और ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। यहाँ जो हमने फंक्शन लिया है वो नॉर्मलाइज्ड है और इसमें जो वेरिएशनल पैरामीटर है वो z' है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसको हमने एक वेरिएशनल पैरामीटर माना है। तो वी एक्सपेक्ट द बेस्ट वैल्यू ऑफ z' समवॉट लेस देन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा मान उसका कम कर रहा है और फाई जो है हमने यहाँ नॉर्मलाइज लिया है। तो ऐसे में अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो सिंपली हम उसके h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो ही हमारी एनर्जी होगी। तो ये हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया है और इसके अंदर क्योंकि d₂1 एंड d₂2 दोनों होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे को मालूम है ये h जो है हीलियम के केस में कैसा होगा उसको हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके अंदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हीलियम लाइक एटम कंटेन्स एन एक्स्ट्रा टर्म apart from the electron nucleus interaction, namely the repulsive energy of the 2 electrons. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम लाइक एटम्स जो होते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म होती है जो हमारी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन के कारण होती है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव एनर्जी के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए हैमिल्टोनियन में ये वाली टर्म्स तो होती हैं इसमें ये इसके अलावा ये वाली जो टर्म है ये टर्म हमारी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इंटरेक्शन के कारण आ रही है। ठीक है, तो कुछ एडिशनल ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये कूलम एनर्जी हो गई है ना, और ये वाली हमारी उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण एक्स्ट्रा टर्म और इंट्रोड्यूस हो गई इसके अंदर।
एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, तो अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए R1 और R2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे हमने कहा था, और विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस है क्योंकि न्यूक्लियस को हमने ओरिजिन पे माना था। और R12 जो है वो क्या है, R1 माइनस R2 का मॉड है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर हीलियम एटम है। और यहाँ पर Z जो है वो हमने 2 अज्यूम करा है। इस चीज को हम डायग्राम में ज्यादा ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। दोनों का न्यूक्लियस जो है उससे जो डिस्टेंस है वो R1 और R2 से रिप्रेजेंटेड है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने एनर्जी, अब उसका हैमिल्टोनियन का मान हम इसमें एनर्जी एक्सप्रेशन में रख देंगे। ये देखिए ये वाला जो है हमारा, यहाँ H की जो वैल्यू है वो हम ये वाली इतनी बड़ी सारी जो हमने ली है वो यहाँ रख देते हैं, और एनर्जी के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर हैमिल्टोनियन का ये मान यहाँ पर रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है वेरिएशन मेथड में जब हम एनर्जी अज्यूम करते हैं तो हम उसका इंटीग्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करके और फिर उसमें वेरिएशन पैरामीटर की क्या कंडीशन हो सकती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज करेंगे। नाउ वी नो, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए। देखिए मैंने ZE² को यहाँ पर कॉमन करके अंडर ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 लिख लिया है, कुछ इस तरीके से, जिससे इसको साथ में ले लिया। अब हमारे को मालूम है, हमने इससे पहले हाइड्रोजन प्रॉब्लम पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट माइनस Z'(R/A0) जो है वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, है ना। और उसके अंदर उनका जो चार्ज है वो Z'(E) होता है। और इस स्थिति में हमें पता है H∅ = E∅ हम लिख सकते हैं। तो H इस केस में हाइड्रोजन लाइक एटम्स के केस में म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म होती नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सीधे सीधे हैमिल्टोनियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, H∗2/2m grad1² माइनस Z'(E²/R1), कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इसका जो सोल्यूशन होता है, यानी इसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी होती है वो हमारी माइनस Z'²/n² EH के बराबर होती है, यानी एनर्जी जो हमारी है। और अगर n का मान 1 हो तो हमारी माइनस Z'² के बराबर होती है। यहाँ EH जो है वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और उसका मान हमारे को मालूम है Me4/2h² होता है। और अगर इन सब वैल्यूज को हम प्लेस कर दें और सिंप्लीफाई करें तो जो उसका मान है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसके लिए तो इसमें अगर हम यही चीज अगर हम उसमें अप्लाई करना चाहें तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। उसमें हमारे को जैसे ये जो ऊपर जो हैमिल्टोनियन है इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी ही टर्म्स है, लेकिन हमारे पास एक एडिशनल टर्म और है, ठीक है। अगर हम इस एडिशनल टर्म को एक बार निगलेक्ट कर दें, ये वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर दें, तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्म है वो कुछ ऐसा बन सकता है। H∅ = E∅ है, मैंने यहाँ U लिख दिया इसको, तो हैमिल्टोनियन केवल हमारा इतना ही हो जाएगा। तो HU = EU के फॉर्म में हो गया। और इनको हम बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करके हम उसको UA और UB के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, और हमारे को दो आइडेंटिकल इक्वेशन, दो श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म मिल जाएंगे, जो कि एक UA की टर्म होगी और एक UB की टर्म होगी। और दोनों से ही हम जो एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, उसमें जो एनर्जी
ई और ई बी है, उन दोनों का जो सम है वो कैपिटल ई के बराबर होगा। तो दोनों ही केस के अंदर ई और ई बी जो है वो हमारा कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे मैंने ऊपर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए डिस्क्राइब किया है। तो ये माइनस जेड डैश जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई एच के फॉर्म में ई ए को भी लिख सकते हैं और ई बी को भी लिख सकते हैं। तो ये ही जो आर्ग्यूमेंट है, हम इस चीज को यूज करते हुए अपना हीलियम लाइक एटम को सॉल्व करेंगे। तो हीलियम लाइक एटम के अंदर भी मैंने क्या करा है, देखिए आपके ऊपर हैमिल्टोनियन कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो 1 वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर लेती हूँ, 2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेती हूँ। तो देखिए आपके ये कैसे हो जाएंगी, ये हो गया। इसमें 1 वाली टर्म को मैंने एक साथ कर दिया, 2 वाली टर्म्स को भी मैंने एक साथ कर दिया। तो अब ये 1 वाली टर्म्स 2 वाली टर्म्स को एक साथ करने में चक्कर क्या होगा, चक्कर ये होगा कि हमारे को चाहिए z डैश की टर्म, लेकिन हमारे पास तो z की टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस टर्म को जोड़ भी देते हैं और इस टर्म को माइनस भी कर देते हैं। माइनस वाली टर्म को तो मैंने हैमिल्टोनियन के साथ लिख लिया और जो प्लस वाली टर्म है उसको अकेला ही छोड़ दिया। तो अब मेरे पास कुछ ये फॉर्म आ गया, ये और ये, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये जेड ई स्क्वायर ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 था और ये एक एडिशनल टर्म और जुड़ गई और ये हमारी म्यूचुअल इंटरेक्शन की टर्म है ही। इन दोनों में से जो कॉमन टर्म्स है उनको मैं एक साथ कर लेती हूँ और ये वाले टर्म का सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे यहाँ से देखने पर पता है ये ई ए के बराबर होगा और ये ई बी के बराबर होगा, तो उनके मान मैं लिख लेती हूँ। तो ये देखिए इसका मान मैंने क्या लिखा, माइनस जेड डैश स्क्वायर ई एच, इसका सेकंड का भी माइनस जेड डैश स्क्वायर ई एच, इन दोनों का तो लिख लिया। इन दोनों में से मैंने बाकी सारी टर्म्स को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, जेड डैश माइनस जेड ई स्क्वायर ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 और ये म्यूचुअल इंटरेक्शन की टर्म है। तो ये पूरा मेरा सॉल्व हो गया। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो -2 जेड डैश स्क्वायर ई एच प्लस ये पूरी टर्म मेरे पास बन गई। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो r1 और r2 है उनका जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर उनका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है तो मैं 1/r1 प्लस 1/r2 को 1/r1 प्लस 1/r1 लिख सकती हूँ, या अप्रोक्सीमेटली उनको 2/r1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यही चीज मैं ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देती हूँ। तो लिख दिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 जेड डैश स्क्वायर ई एच, फिर जेड डैश माइनस जेड डैश 2e स्क्वायर अपॉन r1 और ये आपका म्यूचुअल इंटरेक्शन की टर्म है। अब हमारे पास जो इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर 3 पार्ट्स आ गए, ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल और ये थर्ड इंटीग्रल। तो अब हमारे को इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं, तो हम 1 बाय 1 इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो पहला है फर्स्ट इंटीग्रल ये वाला है, इसको मैंने लिख लिया है ना। इसके अंदर से ये तो इंटीग्रल टर्म है ही नहीं, तो ये बाहर निकल गया और ये क्योंकि नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है इसलिए इसका मान 1 होगा। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन -2 जेड डैश स्क्वायर ई एच हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब सेकंड वाला इंटीग्रल को अब हम देख लेते हैं। सेकंड इंटीग्रल हमारा ये वाला है, तो इसके अंदर से भी देखो जेड डैश माइनस जेड और 2e स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और अंदर केवल इतना बच जाएगा। अब हमारे को 1/r1 फाई कॉन्जुगेट 1/r1 फाई जो है, इसका जो सॉल्विंग है ये हाइड्रोजन प्रॉब्लम में हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका जो मान है वो हमारे को मालूम है, वो किसके बराबर होता है, z डैश अपॉन a0 के बराबर होता है। तो डायरेक्टली मैंने उसको प्लेस कर दिया, है ना। और a0 का मान यहाँ पर आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब
इसके अंदर इसको थोड़ा सा, इसमें अगर A0 का मान हम रख दें तो A0 का मान रखने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कुछ ऐसा हमारा सिंप्लीफिकेशन होता रहेगा। और अल्टीमेटली मैंने क्या करा है, सिंप्लीफाई को इंटेलिजेंटली करा है जिससे मेरे पास ये टर्म आ जाए Me4/2 क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये EH को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने EH ऊपर अज्यूम किया हुआ है, तो इस टर्म को मैंने फिर EH के फॉर्म में लिख दिया। तो ये मेरा सेकेंड इंटीग्रेशन भी हो गया। अब थर्ड इंटीग्रेशन जो है वो हमारा है E²/R12 का के साथ इंटीग्रेशन है। तो R12 को हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि वो R1 - R2 का मॉड है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये एक प्रॉब्लम आपको लोकनाथम घटम में सॉल्व करी हुई भी मिल जाएगी, उसको आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये अलग से प्रॉब्लम आ सकती है तो उसका सिंप्लीफिकेशन जो इंटीग्रेशन है वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ हम उसका जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखेंगे, वो है आपका 5/4 Z-EH। ठीक है, तो अब ये तीनों ही इंटीग्रेशन जो है वो हमारे सॉल्व हो गए। तो मैंने EZ- का मान लिख लिया जिसमें रेस्पेक्टिव इंटीग्रेशन के मान रख दिए। अब इन सभी में EH है मेरे पास, तो EH को मैंने कॉमन ले लिया। EH को कॉमन लेने के बाद आपके पास ये एनर्जी की टर्म आ गई। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएशनल पैरामीटर है उसके साथ डिफरेंशिएशन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो हम उसको 0 प्लेस कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dz' इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करके और इक्वल टू 0 प्लेस करके हमारे पास z' का मान आ जाता है। z' का मान आता है z - 5/16। इसको हम कहते हैं z इफेक्टिव। तो इसके इस केस में जो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है वो क्या निकलेगी, उसमें z' की वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकलती है कुछ इतनी, है ना, ये -2z - 5/16 का होल स्क्वायर EH के बराबर रहती है। EH का मान हमें ऑलरेडी पता है, उसको हमने प्लेस कर दिया, तो उससे हमारे पास कुछ ये वाला मान आ जाता है। अब इसके अंदर भी अगर हम z = 2 प्लेस कर दें तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आता है। तो ये हमारी मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी है जो वेरिएशन मेथड से निकाली है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में हमने ये देखा हुआ है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी आती है। तो वेरिएशन मेथड को अगर हम कंपेयर करें तो देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म में आ रही है। तो ये वेरिएशनल मेथड जो है वो हीलियम और हीलियम लाइक एटम्स के लिए भी सूटेबल है। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, जो मैंने ये ऊपर EZ' लिख रखा है, इसको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली क्या फॉर्म आता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसके बाद वेरिएशन मेथड को अगर हम एक्साइटेड स्टेट्स के लिए अप्लाई करें तो उसको एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर केवल डिस्कशन इतना ही है कि हम जो उसके अंदर इससे अबव हायर, जैसे आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, जो लोएस्ट एनर्जी है उसको हम E1 ले लेते हैं। तो E1 से अबव जो भी E5 जो भी हम अज्यूम करेंगे वेरिएशनल पैरामीटर में, वो अब हमारा क्या होगा, इस E1 से हायर नहीं होना, इस E1 से या तो हायर होगा या इसके इक्वल होगा। तो वही का वही सारा मेथड लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जगह हम उसके अंदर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को यूज में करेंगे और उसी तरीके से वेरिएशनल पैरामीटर को निकालेंगे। हालांकि इस तरीके से निकालने में हमारा जो ये मेथड है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इस प्रोसीजर से निकालने में हमारे को थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। और जैसे जैसे हायर लेवल्स में जाएंगे वैसे वैसे ये कम्बरसम होता ही चला जाएगा।
एक चीज़ और इसके अंदर बता देती हूँ, वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो सेम टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इमिट करते हैं जैसे अल्कलाइन अर्थ्स करते हैं। द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम शोज अ नंबर ऑफ सीरीज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एज वेल एज इन द नियर एंड फार अल्ट्रावायलेट रीजन। और अगर उसका स्पेक्ट्रम देखें तो उसके अंदर क्या होता है, 2 सिस्टम्स होंगे। एक तो वन तो सिंगलेट सिस्टम होगा कंटेनिंग ऑल द 4 चीफ सीरीज शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, और एक 1 ट्रिपलेट सिस्टम होता है जिसके अंदर 4 चीफ सीरीज होती हैं। और इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ये डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होता है जो लाइट एलिमेंट्स के अंदर होता है। द एटम डज नॉट शो एनी इंटर कॉम्बिनेशन लाइन्स, that is no transition is allowed between the states and represented by different multiplicities. The strictness of rule divides the entire spectrum of helium into 2 parts, और इस रूल की स्ट्रिक्टनेस के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है स्पेक्ट्रम। एक तो सिंगलेट सिस्टम बिलोंग्स टू पैरा हीलियम जिसमें स्पिन एंटी पैरेलल होता है, बिकॉज फॉर ऑल सिंगलेट वी हैव s इज इक्वल्स टू 0। और ट्रिपलेट सिस्टम के अंदर जो बिलोंग्स टू ऑर्थो हीलियम कहलाता है जिसमें स्पिन पैरेलल होता है, क्योंकि उसके अंदर s जो है वो 1 होता है। तो ये कुछ पैरा हीलियम और ऑर्थो हीलियम जो है वो हमारे हीलियम एटम के स्पेक्ट्रम के एसेंशियल पार्ट्स हैं। तो ये हमारे वेरिएशन मेथड के बारे में हमने आज हीलियम प्रॉब्लम को करा। इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम WKB अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।